गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ सेकंड बी। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 24। ओके, सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन, that is explain the meaning of the following equation where f is equal to ma where symbols have their usual meaning। ओके, तो इस केस में उन्होंने हमें इक्वेशन दिया हुआ है। कौन सा इक्वेशन दिया हुआ है? उन्होंने दिया हुआ है f इज इक्वल टू m इंटू ए। ओके, तो हमें ये बताना है कि ये जो ये सिंबल्स हैं इनका क्या मीनिंग है। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि ये इक्वेशन हमें बताती क्या है। तो देखिए इक्वेशन क्या है, f इज इक्वल टू m में इट मीन्स जो हमारा फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है, मास के इक्वल है और एक्सेलरेशन के इक्वल है। ठीक है, इट मीन्स जो हमारा फोर्स है वो किसका प्रोडक्ट है, मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। ओके, तो नेक्स्ट जो हमने बताना है वो क्या बताना है, हमने सिंबल्स बताने हैं। तो आपको पता है कि F इजिकल टू एम इंटू ए है, तो F क्या है हमारा, फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, M क्या है हमारा मास ऑफ द बॉडी एंड A क्या है हमारा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, To take the boat away from the bank of a river, the boatman pushes the bank with an oar. Why? तो उन्होंने पूछा है कि अगर जब बोट को बैंक ऑफ ए रिवर से दूर लेके जाना हो तो जो बोटमैन है वो क्यों पुश करता है बैंक विद एन ओर। तो क्या होता है, देखिए बेटा हमने पढ़ा था न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कि जितना हम किसी चीज पे एक्शन करेंगे उतना ही वो हमारे पे क्या लगाएगी, रिएक्शन लगाएगी। ठीक है, तो जब टू टेक बोट अवे फ्रॉम द बैंक ऑफ ए रिवर, जब बोटमैन पुश करता है बैंक विद द ओर तो क्या होता है कि द बैंक एक्सर्ट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द बोट। ठीक है, तो जितना फोर्स बोटमैन बैंक पे लगाता है उतना ही फोर्स बैंक वापस किस पे लगाता है, बोट पे लगाता है, और जो हमारा बोट होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ये जो एप्लीकेशन है वो किस पे बेस्ड है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड है, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Why does a gunman get a jerk on firing a bullet? अगर आपको याद होगा तो ये हमने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लेक्चर में भी डिस्कस किया था, और ये हमने न्यूटन थर्ड लॉ की एप्लीकेशन में भी डिस्कस किया था कि जब गनमैन हिट करता है गन को या गन से वो हिट करता है कहीं पे तो उसको अपने शोल्डर पे जर्क क्यों फील होता है। ठीक है, तो देखिए जब gunman gets a jerk on firing a bullet because when a bullet is fired from a gun, the force sending the bullet forward is equal to the force sending the gun backward, but due to high mass of gun। तो क्या होता है कि जब वो ट्रिगर को मूव करता है, ठीक है, तो शॉट लगाने के लिए तो जो हमारा बुलेट होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है। ठीक है, पर जो गन होता है जब एक्शन लगता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो उतना ही क्या लगेगा, रिएक्शन लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसीलिए जो गनमैन होता है उसे क्या फील होता है, जर्क फील होता है जब वो क्या करता है, फायर करता है बुलेट को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन एक्सप्लेन व्हाई ए कार्ट पुल्ड बाय ए हॉर्स कैन बी मूव। ठीक है, अगर उन्होंने बोला है कि जो एक्शन है, हम ये बोलते आए हैं कि जो न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन। ठीक है, कि जितना हम एक्शन लगाएंगे उतना ही हमें इन रिटर्न क्या मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, अगर यानी कि जितना अगर मैं 5 kg फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो उतना ही वो फ्लोर मेरे पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है, तो इस केस में उन्होंने पूछा है कि अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो जो कार्ट होता है तो वो कैसे मूव करता है। ठीक है, तो क्या होता है कि देखिए जब टू मेक द कार्ट मूव, अगर कार्ट को मूव करवाना है तो क्या होता है कि जो हॉर्स होता है वो फॉरवर्ड की तरफ मूव करता है। ठीक है, और अपने फिट से ग्राउंड को पुश करता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब वो ग्राउंड को पुश करता है तो वो ग्राउंड पे क्या लगाता है, एक्शन लगाता है, और वो फर्दर ग्राउंड उस पे एक्शन लगाती है और फर्दर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, ये तभी वो मूव कर पाएगा अगर
उसका फोर्स जो उसने ग्राउंड पे लगाया है वो ज़्यादा होगा फ्रिक्शनल फोर्स से। ओके, तो बेटा एक चीज़ और याद रखनी है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो हमेशा ग्राउंड के केसेस में अराइज होती है, ठीक है, क्योंकि जो ग्राउंड होती है उस केस में हमारे पास जो फोर्स होती है वो फ्रिक्शनल फोर्स होती है। जो स्ट्रिंग वाले केस होते हैं यानी कि रस्सी वाले केस होते हैं उस केस में हम जो फोर्स होती है उसको बोलते हैं उस केस में जो फोर्स को नाम देते हैं वो हम देते हैं टेंशन देते हैं। ओके, तो जो ग्राउंड के केस में देते हैं उस केस में हम देते हैं फ्रिक्शनल, ये आपने याद रखना है। ओके, तो क्या होगा कि जितना ही वो ग्राउंड को पुश करेगा उतना ही वो फर्दर मूव करेगा। फर्दर मूव तभी कर पाएगा अगर उसका जो उसने फोर्स लगाया है ग्राउंड पे वो ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ ए रॉकेट वर्क्स। तो रॉकेट की वर्किंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये हमने डिस्कस किया था एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, जब हमने उसका उस लेक्चर में उसकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था। तो उस केस में भी हमने यही डिस्कस किया था कि रॉकेट और जो जेट होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं हमारे। तो अगर आपको याद होगा तो हमने ये डिस्कस किया था कि जो रॉकेट्स और जेट होते हैं उनमें जो फ्यूल होता है वो क्या होता है, बर्न होता है। बर्न होने से हॉट गैसेस क्या होती है, प्रोड्यूस होती है जो नोजल में से पास आउट होती है, ठीक है। तो जब वो नोजल में से पास आउट होती है तो एक्शन एंड रिएक्शन क्या करते हैं, एक्ट करते हैं इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो वो बैकवर्ड की तरफ प्रेशर लगाती है और जो हमारा रॉकेट है वो क्या है, अपवर्ड की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो इसी प्रिंसिपल पे जो हमारा रॉकेट है वो क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। ये भी किसकी एग्जांपल थी, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, डू एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन द सेम बॉडी और डिफरेंट बॉडी। सबसे पहले उन्होंने ये पूछा है कि जो हमारा एक्शन और रिएक्शन है वो सेम बॉडी पे एक्ट करता है या डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करता है। तो हमें ये पता है कि जो हमारा एक्शन होता है वो एक डिफरेंट बॉडी पे होता है, जो रिएक्शन होता है वो डिफरेंट बॉडी पे होता है, यानी कि ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं जो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में होती है, ठीक है। एंड हाउ दे आर रिलेटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। उन्होंने पूछा है कि ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से कैसे रिलेट करती है। तो हमें पता है कि जितना फोर्स हम किसी पे लगा रहे हैं न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग उतना ही वो हम पे लगाएगा, ठीक है। तो एक्शन एंड रिएक्शन उनका इट मीन्स उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। पर अगर हम डायरेक्शन की बात करें, ठीक है, तो अभी हमने जैसे रॉकेट वाला एग्जांपल डिस्कस किया तो जो गैसेस पास आउट हो रही थी नोजल से वो बैकवर्ड की तरफ लगा रही थी अपना प्रेशर। ओके, तो हमारा रॉकेट क्या था, अपवर्ड की तरफ। तो दोनों डायरेक्शंस क्या थी, डिफरेंट थी। तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारी डायरेक्शंस होगी वो क्या होगी, ऑपोजिट होगी। तो उन्होंने पूछा आर दे साइमल्टेनियस और नॉट, क्या ये एक दूसरे के बराबर होंगे। यस, देयर इज अ साइमल्टेनियस एक्शन एंड रिएक्शन। जब एक्शन होगा तभी क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए मैन जम्प्स आउट फ्रॉम ए बोट द बोट मूव्स बैकवर्ड वाई। उन्होंने पूछा है कि जब मैन जंप करता है बोट से तो जो बोट होती है हमारी वो बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव क्यों कर जाती है, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, अगर आप खुद भी इमेजिन करो, अगर आप जंप करोगे बोट से तो बोट जो होगी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाओगे। तो क्या ऐसा क्यों होगा, देखिए जब भी हम जंप करने लगते हैं बोट से तो हम बोट को प्रेस करते हैं अपने फुट से, ठीक है। तो जब हम प्रेस करते हैं वो हम प्रेस जो करते हैं वो फोर्स अप्लाई करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो वो जो फोर्स अप्लाई किया या वो जो पुश अप्लाई किया हमने बोर्ड पे वो क्या था, हमारा एक्शन था, ठीक है। तो अब बोट भी हम पे क्या करेगी, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन लगाएगी, ठीक है। तो जब बोट का रिएक्शन होगा तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे और हमें पता है कि हमारी बोट फिक्स नहीं है, ठीक है, वो फ्लोटिंग है। तो इस कारण से जो हमारी बोट है वो क्या हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी ड्यू टू द एक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन, और हम फॉरवर्ड आ जाएंगे ड्यू टू द रिएक्शन एक्सर्टेड बाय अ बोट ऑन अस। ओके, होप इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन ए स्लिपरी रोड। उन्होंने ये पूछा है कि स्लिपरी रोड पे वॉक करना क्यों डिफिकल्ट होता है। तो देखिए बेटा, इस केस में क्या होगा कि अगर रोड स्लिपरी है तो फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अगर हम
जब ग्राउंड पे स्लिपरी रोड पे अपना फोर्स लगाएंगे, इट मीन्स जब हम एक्शन करेंगे तो जो ग्राउंड होगी वो हमें उतना रिएक्शन नहीं दे पाएगी, ठीक है। तो इसी कारण से जो स्लिपरी रोड होती है वहाँ पे वॉक करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो आप इसका आंसर ये भी लिख सकते हो कि इस केस में जो हमारे पास फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो अगर हम एक्शन अप्लाई भी करते हैं तो उतना हमारे पास रिएक्शन इन रिटर्न नहीं आता और हमसे भी उतना एक्शन एक्सर्ट नहीं हो पाता, ओके। सो इज इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ स्लिपरी रोड, ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है जो हमारे आज के लेक्चर का, वो explain why a runner presses the ground with his feet before he start his run। उन्होंने इस केस में पूछा है कि जो रनर होते हैं वो ग्राउंड को प्रेस क्यों करते हैं अपनी रनिंग स्टार्ट करने से पहले। तो क्या होता है कि देखिए, सबसे पहले इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमने आज जितनी भी एग्जांपल्स की वो सारी न्यूटन थर्ड लॉ पे बेस्ड थी। हर एक एग्जांपल में हमने यही पढ़ा है कि जितना हम एक्शन लगाएंगे उतना ही रिएक्शन होगा, ठीक है। तो अगर जब रनर जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करना चाहता है तो वो जितना ग्राउंड को पुश करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, उतना ही जो हमारा ग्राउंड होगा वो उस पे क्या लगाएगा, रिएक्शन लगाएगा, और रनर खुद को किस डायरेक्शन में मूव कर पाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर पाएगा, ओके स्टूडेंट्स। तो ये थे हमारे आज के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 25 to 35। थैंक यू।